अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, हम लोग किंगडम एनिमेलिया की स्टडी कर रहे हैं। किंगडम एनिमेलिया में अब तक हमने जो देखा उसमें हमने कॉर्डेटा फैमिली देखा, और कॉर्डेटा फैमिली के अंदर हम जो देख रहे हैं तो उसमें हम देख रहे हैं वर्टिब्रेट। हमने कहा कि कॉर्डेटा के अंदर तीन अलग क्लासेस है, और तीन सब फाइलम है। उन तीन सब फाइलम के अंदर जो तीसरा सब फाइलम है हम उसकी बात कर रहे हैं अभी, वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा में हमने पहले एग्नाथा देखा है, जिसके जबड़े नहीं होते, उसमें हमने क्लास साइक्लोस्टोमेटा देखा। उसके बाद हमने ग्नैथोस्टोमेटा इस डिवीजन के अंदर जिसको जबड़े मौजूद होते हैं, यानी ऐसे जानदार जिनको जबड़े होते हैं, उनके अंदर हमने दो क्लासेस देखे। एक क्लासेस होती है जिसको हम पाइसेस कहते हैं, दूसरी क्लास होती है जिसको हम कहते हैं टेट्रापोडा। पाइसेस के अंदर जो दो क्लास है उसमें से कॉन्ट्रैक्टाइज और ऑस्टेक्टाइज, ये दोनों भी क्लासेस हमने देख लिए। अब हम आज जो हमारा लेक्चर है या ये जो हमारा वीडियो बन रहा है, इसमें हम टेट्रापोडा, स्पेशली जिस क्लास की हम स्टडी करने वाले हैं वो टेट्रापोडा, और टेट्रापोडा में हम पढ़ने वाले एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। तो यहाँ पर हम डिटेल में ये चार क्लासेस का स्टडी करेंगे, ये चार क्लासेस को समझने की कोशिश करेंगे। पहली चीज कि ये जो टेट्रापोडा है, टेट्रा मतलब फोर। टेट्रा का मतलब क्या होता है? टेट्रा का मतलब होता है फोर। और पॉड्स, ये जो पोडा है, ये पोडा आया फ्रॉम, या पोडा को कहेंगे हम फीट या पाँव, या हम ये कहेंगे कि वो पार्ट जिसके जरिए वो चल सकते हैं। तो मैंने इससे पहले भी जब आपको ये बताया था कि पानी में मौजूद और जमीन पर मौजूद कुछ जानदार वैसे होते हैं। तो पानी में जो जानदार मौजूद होते हैं उनको तैरने के लिए फिन्स चाहिए। तो जिनके अंदर फिन्स होते हैं उनको क्लास कॉन्ट्रैक्टाइज और ऑस्टेक्टाइज में रखा हुआ है, और जिनके अंदर लिम्स होते हैं उनको टेट्रापोडा में रखा हुआ है। और टेट्रापोडा के अंदर ये जो लिम्स है, तो ये टेट्रापोडा, इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर कितने लिम्स होते हैं? 4 लिम्स होते हैं। अब ये अलग अलग जगह पे ये लिम्स क्या काम करेंगे? कुछ जगह पे ये लिम्स, मैक्सिमम जगह पे ये लिम्स चलने का काम करते हैं, और कुछ जगह पर ये तैरने में भी हेल्प करते हैं। हम इसको आगे और अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले टेट्रापोडा की जो क्लास है वो है एम्फीबिया। सबसे पहली क्लास कौन सी है? एम्फीबिया। ये जो वर्ड एम्फीबिया आया, ये कहाँ से आया? तो अगर आप ग्रीक वर्ड देखेंगे तो ग्रीक वर्ड में जो एम्फी वर्ड होता है, एम्फी यूज होता है दो के लिए। और ये जो बाया है, BIA, एम्फीबिया का जो बाया है, ये आया बायोस। बायोस मतलब हयात। तो ऐसे जानदार जो दो जगह पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, या दो जगह पर वो अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं, इस वजह से ये वर्ड बना एम्फीबिया। ये दो जगह कौन सी हो सकती है? तो ये दो जगह में से पहली जगह है आबी, यानी पानी या वाटर, तो जानदार पानी में भी रहेगा, और दूसरी है जमीनी, यानी टेरेस्ट्रियल। तो दो जगह है, दो जगहों पर ये अपनी जिंदगी सरवाइव करते हैं। ये अपनी जिंदगी पानी में भी गुजार सकते हैं, और ये अपनी जिंदगी जमीन पर भी गुजार सकते हैं, इसलिए इनका नाम बना एम्फीबिया। तो एम्फी मीन्स दो, और बिया मीन्स बायोस। बायोस से वर्ड आया हयात। तो यहाँ बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये दो जगहों पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, पानी में भी और जमीन पे भी, इसलिए इनको एम्फीबिया कहा जाता है। और अक्सर हम हमारे एनवायरनमेंट के अंदर इस तरह के जानदार देखते भी हैं। जो सबसे बेसिक एग्जाम्पल है हमारे पास वो है मेंढक। मेंढक ये जिसको हम बार बार देखते हैं, और मेंढक या जिसको हम कहते हैं फ्रॉग, इसी तरह से टोड होता है जो इसी की तरह दिखाई देता है। तो ये ऐसे जानदार है जो अपनी जिंदगी पानी में भी गुजारते हैं और अपनी जिंदगी जमीन पर भी गुजारते हैं। अब ये जो अक्सर ये जो जानदार है, अक्सर अगर इसमें जो अनवा है, यानी जो किस्में हैं, जो अलग अलग किस्म के जानदार हैं, तो आप देखेंगे कि इनमें दो जोड़ लिम्स के होते हैं। क्या होते हैं? दो जोड़ लिम्स के, यानी दो जोड़ होती है पाँव की, जिसके जरिए वो चलते हैं या जिसके जरिए वो काम करते हैं, जो भी है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो मेंढक है इसके पास ये एक जोड़ है और ये दूसरी जोड़ है, या ये एक हाथ है, इधर से एक हाथ है, ये एक पाँव है, इधर से एक पाँव है। तो ये एक जोड़ और ये दूसरी जोड़। तो इनके पास क्या होती है? दो जोड़ लिम्स होते हैं। फिर इनके जो जिस्म होते हैं, वो जिस्म को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक हिस्सा होता है जिसके अंदर सर होता है, और बाकी का पूरा हिस्सा जो कहलाता है वो धड़ कहलाता है। तो इनका जो सर है, इनका जो जिस्म है, वो दो हिस्सों पर है। एक है सर और दूसरा है जिस्म। तो सर और जिस्म में फर्क क्या है?
तो यहाँ पर वर्ड होना चाहिए था धड़, लेकिन यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है जिस्म। तो यहाँ पर याद रखिए कि इनका जो बॉडी का पार्ट है वो सर में और धड़ में डिवाइड होता है। फिर कुछ इनमें जानदार ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होती है, दुम भी मौजूद होती है। कुछ जानदार ऐसे होते हैं इनमें जिनके पास क्या होती है, दुम मौजूद होती है। तो अक्सर जो एम्फीबिया है वो एम्फीबिया आपको देखने को मिलेंगे, तो हम उनको हमारी आंखों से भी देखते हैं, जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं। इन एम्फीबियंस की खास बात क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी खाल जो रहेंगी, यानी इनका जो जिस्म रहेगा वो हमेशा नम रहेगा। वो जो खाल रहेगा हमेशा क्या रहेगा, नम रहेगा। हमको ऐसा लगेगा कि यार उसके ऊपर पानी है। और दूसरी चीज कि इनके ऊपर किसी किस्म के छिलके मौजूद नहीं रहेंगे। जिस तरह से फिश होती है, कॉन्ट्रैक्ट थाइज, ऑस्ट्रेक थाइज, या हम आगे चल के और फिशेस वगैरह पढ़ेंगे तो हम वहां देखते हैं कि उनके जिस्म के ऊपर क्या होते हैं, छिलके होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन ये जानदार जो जमीन पे भी है और पानी में भी रहते हैं, लेकिन पानी से बचने के लिए इनके ऊपर कोई प्लेकॉइड इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं रहता, बल्कि इनके जिस्म के ऊपर कोई छिलके मौजूद नहीं होते। और इनकी जो खाल होती है वो हमेशा कैसी होती है, नम होती है। ये खाल नम होने का फायदा है, एक फायदा है, मैं वो आगे डिस्कस करूंगा। फिर इनकी जो आंखें होती है, इनकी आंखों को अगर आप देखें ना, आपने मेंढक की आंख देखेंगे, फॉर एग्जांपल इंसान की आंख, या जो नॉन एनिमल है हमारे उनकी आंख, बिल्ली, कुत्ता, इनकी आंख देखिए, और एक फ्रॉग की आंख देखिए, जो ऐसे जानदार की आंख देखिए जो पानी के अंदर मौजूद है। तो आप देखेंगे कि उनकी जो आंखें होती है वो पलकों के साथ जुड़ी होती है। यानी उनकी आंखों के और पलक ये दो अलग नहीं होते, बल्कि आंख और पलक ये दोनों भी एक साथ जुड़ी हुई होती है। और ये जो आंखें होती है जो पलकों के साथ जुड़ी हुई होती है, इसकी खास बात होती है, इसकी खास बात क्या होती है, ये बहुत फास्ट काम करती है, क्योंकि ये पानी में रहते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो पानी में तैराकी करने वाले होते हैं या जो पानी में तैरते हैं, उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट रहता है पानी के अंदर अपनी आंखों को खुली रखना, क्योंकि उनको अब पानी के अंदर पूरा रास्ता देखना। तो इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बार बार झिल्ली के जरिए आंखें क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। लेकिन ये हमेशा पानी में रहते हैं और पानी में अपनी आधी जिंदगी गुजारते हैं। तो इनकी आंखें कुछ इस किस्म की होती है कि वहां पर आसानी से ये पानी के अंदर अपनी आंखों को खुला रखेंगे, या उन आंखों को अगर बज़ाहिर ये बंद होती है लेकिन फिर भी ये खुली होती है। ये क्यों होता है, क्योंकि इनके आंखों के ऊपर क्या होती है, ये प्लेकॉइड के साथ जुड़ी होती है और उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव झिल्ली होती है। और एक झिल्ली एक और झिल्ली होती है जिसे टिम्पैनम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, टिम्पैनम। टिम्पैन हम जब ह्यूमन बॉडी पढ़ेंगे, या जब ईयर, आप लोगों ने ईयर, मेरा जो लेक्चर है ईयर के ऊपर बना हुआ, आपने वो देखा होगा, तो आप देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कान है, उस कान का जो एकदम आखिरी सिरा है जहां से हमको साउंड सुनाई देता है, उसको भी कहा जाता है टिम्पैनम। क्या कहा जाता है उसको भी, टिम्पैनम। तो यहाँ जो एम्फीबिया है उनके पास भी एक झिल्ली होती है जिसको क्या कहा जाता है, टिम्पैनम। ये टिम्पैनम का बेसिकली काम क्या होता है, इस टिम्पैनम का काम होता है जो वो कानों का काम करती है। इस टिम्पैनम का काम क्या है, जो इंसानी जिस्म के अंदर या दूसरे जानदारों के अंदर कानों का काम होता है, यानी साउंड रेस को कैप्चर करना, आवाज को कैप्चर करना, आवाज को पहचानना, ये जो काम होता है टिम्पैनम। अगर आप जो एम्फीबिया है उनको देखेंगे तो उनके पास कोई स्पेशल कान नहीं होता, बल्कि वो कान की जगह पे सिर्फ एक तरह की मेम्ब्रेन होती है, और उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है टिम्पैनम। क्या कहा जाता है उसको, टिम्पैनम। और ये टिम्पैनम जो होती है ये कौन सा काम करती है, कानों का काम करती है, आवाज को रिसीव करने का काम करती है। फिर इनमें एक और जो इम्पोर्टेंट चीज देखेंगे आप, तो वो होती है हाजमे की नाली। इनके पास क्या होता है, हाजमे की नाली। दूसरा इनके पास होती है पेशाब की नाली। तीसरा इनके पास होती है रिप्रोडक्टिव नाली या तौलीदी नाली। और ये बात की ये तीनों भी जो नालियां है, ये तीनों भी नालियां एक साथ बाहरी सुराख में खुलती है, यानी ये तीनों भी एक जगह आके क्या होती है, कनेक्ट होती है। तीनों एक जगह आके कनेक्ट होती है, और तीनों से जो भी मतलब हाजमे जो नाली है, जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट है वो भी जिसमें से बाहर आएगा तो एक ही नाली से आएगा। पेशाब जो फुजला है वो भी एक ही नाली से आएगा। तौलीदी नाली से यानी स्पर्म, एग, ये जो प्रोड्यूस होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दौरान, तो ये भी एक ही नाली से बाहर आएंगे, सेम नाली से बाहर आएंगे। और इस नाली का और इस बाहर आने वाले सुराख का नाम होता है क्लोएका। क्या नाम होता है इसका, क्लोएका। ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में आप देखेंगे कि ये एक नाली है जो सेम है, इसको कहा जाता है क्लोएका। अब ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से यहाँ से
फिर ये देखिए जो पेशाब वाला सिस्टम है, या हम ये कहेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये भी यहाँ आके खुल रहा है। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम, तो यहाँ पर 3 सिस्टम है जो एक ही सुराख में आकर ओपन हो रहे हैं, और इस सुराख को कहा जाता है कोलैक का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप देखेंगे कि एनिमल के अंदर धीरे धीरे आप देखेंगे कि चेंजेस आए हुए हैं। तो उन चेंजेस में ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि एक ही सुराख है और उसी सुराख के ऊपर तीनों भी सिस्टम की ओपनिंग है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये तीनों भी सिस्टम एक ही सुराख पर आके ओपन होते हैं। तो यहाँ से अब आपको है ना ह्यूमन बॉडी को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। धीरे 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 आप जैसे स्टडी करते जाएंगे तो ह्यूमन बॉडी जब आप पढ़ेंगे तो आपको और मजा आएगा इसको पढ़ते वक्त। तो यहाँ पर आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। अभी तक के जितने भी जानदार हमने देखे, उनके बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम, उनके बॉडी की डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग, उनके बॉडी के रेस्पिरेटरी सब अलग अलग था। बट जैसा जैसा ह्यूमन के एनिमल्स के बॉडी के अंदर ग्रेजुअल चेंज हुआ, इवोल्यूशन हुआ, वो बढ़ते गई, तो ये चेंजेस उनके अंदर क्या हो रहा है हमको देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पर एक और बड़ा चेंज क्या है, वो है निजाम तनफुस या अमल तनफुस। निजाम तनफुस या अमल तनफुस में आप देखेंगे कि कुछ जानदार एम्फीबिया ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ गिल्स होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास फेफड़े होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास नम खाल होती है। या फिर हम ये कहेंगे कि जानदार ऐसे होते हैं जिनके पास गिल्स भी होते हैं, फेफड़े भी होते हैं और नम खाल भी होती है। अब गिल्स, फेफड़े और नम खाल, तो गिल्स कहाँ काम करेंगी, तो गिल्स इनके अंदर काम करेंगी पानी में, जब वो आबी होंगे, यानी जब वो पानी के अंदर होंगे। तो पानी के अंदर जब होंगे तो कौन काम करेगा, गिल्स। जब जमीन पर होंगे तो कौन काम करेगा, फेफड़े। और एक और चीज है कि इनके पास एक और काम जो करता है वो करती है खाल, और खाल में भी स्पेशली कौन सी खाल करती है, नम खाल। नम खाल का फायदा क्या है कि फॉर एग्जांपल कंसीडर करिए कि ये मेंढक है, ये फ्रॉग है, इस फ्रॉग के खाल के ऊपर इस तरह से वाटर के ड्रॉपलेट्स है। ये जो वाटर के ड्रॉपलेट है, ये वाटर के ड्रॉपलेट क्या करेंगे, इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है उसको पकड़ के रखेंगे, और ये ऑक्सीजन इस वाटर ड्रॉपलेट के जरिए इसके जिस्म के अंदर क्या करेंगी, पेनिट्रेट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि जब ये हाइबरनेशन पीरियड में चले जाती है, यानी हाइबरनेशन पीरियड मतलब ऐसा पीरियड जब मेंढक अपने आप को बचाने के लिए किसी ऐसी जगह पे जाता है जहां पर उसको अपने बॉडी की एनर्जी को वेस्ट करना ना पड़े, जहां पर उसको न्यूट्रिएंट मीडियम नहीं मिलेगा, तो ऐसी जगह पर वो हाइबरनेशन पीरियड, यानी कीचड़ है, तो कीचड़ में ये जाके छुप जाते हैं। अब ये कीचड़ में जहां पर छुपेगा तो अब उस जगह पर इसको खाने के लिए चीजें मिलना चाहिए, या इसकी जरूरत जिंदगी गुजारने के लिए चीजें मिलना चाहिए। अब अगर वो नहीं मिलेंगी लेकिन इसको जिंदा तो वहां रहना है, तो जिंदा रहने के दौरान ये क्या करेगा, अपने जिस्म को बचाने के लिए अपने बॉडी के अंदर फेफड़ों के काम को स्टॉप करवा देगा, गिल्स को स्टॉप करवा देगा। तो अमल तनफुस कैसे करेगा, तो अमल तनफुस उस वक्त वो करवाएगा अपनी खाल के जरिए, कि वाटर ड्रॉपलेट जो उसके बॉडी के ऊपर चिपके हुए, वो वाटर ड्रॉपलेट ऑक्सीजन को इंगेज करेंगे, ऑक्सीजन को जमा करेंगे और उसके बॉडी के अंदर लेकर जाएंगे। इस तरह से अब उसके बॉडी को कम से कम एनर्जी लग रही है, कम से कम उसको एनर्जी वहां पर वेस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से वो अपने बॉडी का काम करते हैं। तो यहाँ याद रखिए कि इनके अंदर अमल तनफुस के लिए गिल्स भी है, फेफड़े भी है और नम खाल भी है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आबी कंडीशन में वो कौन से ऑर्गन का इस्तेमाल करेगा, और टेरेस्टेरियल कंडीशन में वो कौन से ऑर्गन का इस्तेमाल करेगा। फिर अगर इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें या दौरान निजाम खून की बात करें, तो इनके पास कल्ब होता है, और ये जो कल्ब होता है ये 3 खानों पर मुश्तमिल होता है। ये 3 खाने कैसे हैं, तो 3 खानों में 2 ऑरिकल्स है और एक वेंट्रिकल है। यहाँ पर देखिए, ये जो डायग्राम है इसमें देखिए, तो यहाँ पर 2 ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल है। ऑरिकल या एट्रियम, ये जो एट्रियम है, तो यहाँ पर एक राइट एट्रियम है और दूसरी लेफ्ट एट्रियम है। तो 2 ऑरिकल्स है या 2 एट्रियम है और एक वेंट्रियम है। ये एट्रियम यहाँ से ब्लड कलेक्ट करेगा और लाके कहाँ जमा करेगा, वेंट्रियम में, और ये वेंट्रियम ब्लड देगा, ये ब्लड फिर उसके बॉडी में यहाँ चला जाएगा। तो ब्लड का कलेक्शन और ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करना, ये दोनों भी काम करने का काम कौन करेंगे, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। और लेफ्ट एट्रियम से और राइट एट्रियम के बीच में उसको एक्सचेंज करने का काम कौन करेगा, वेंट्रिकल।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिस्टम को हम आगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बट आपको इतना याद रखना है कि जो एम्फीबिया होते हैं, एम्फीबिया का जो कल्ब होता है, एम्फीबिया का जो हार्ट होता है, एम्फीबिया का जो दिल होता है, उसके अंदर कितने खाने होते हैं? 3 खाने होते हैं। फिर ये जो जानदार होते हैं ये सर्द खूनी होते हैं। अगेन यहाँ और इम्पोर्टेंट बात है, ये सर्द होते हैं, सर्द खूनी होते हैं। सर्द खूनी होते हैं मतलब, सर्द खूनी का मतलब ये होता है कि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनके बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाएगा। नतीजे में अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो इनकी मौत हो सकती है, और टेम्परेचर अगर बहुत कम होता चला गया तो इनके बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और नतीजे में इनकी क्या हो सकती है? मौत हो सकती है। तो इस कंडीशन में ये अपने आप को जिंदा रखने के लिए, बचाने के लिए बहुत सारे रास्ते इख्तियार करते हैं। हम इनको आगे एक और चैप्टर है उसमें देखेंगे। बट इतना याद रखिए कि ये भी कैसे होते हैं, ये सर्द खूनी जानवर है। फिर इनमें सिन्फें अलहदा अलहदा होती है, यानी इनमें भी मेल और फीमेल, मुअन्नस, मुज़क्कर अलग अलग होती है। फिर इनके अंदर जो अमल बारावरी होता है या फर्टिलाइजेशन का जो अमल होता है वो बैरूनी होता है। बैरूनी का मतलब क्या होता है? क्योंकि बैरूनी मतलब ये कि ये, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का सहारा लेते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर फर्टिलाइजेशन का अमल हमेशा पानी में रहकर ही होगा। पानी में रहते हुए ये क्या करते हैं? अपने एग को और स्पर्म को पानी में रिलीज कर देते हैं। अब ये एग और स्पर्म पानी में रिलीज होंगे और उनके बीच में इंटरेक्शन होगा और उसके बाद उनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा और वहां फिर क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। तो ये जो अमल है इनका, वो भी कैसा होता है? बैरूनी होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ये अंडे देने वाले अनवा यानी ये ओविपेरस है, और अफजाइश इनकी रास्त या गैर रास्त होती है, यानी इनके अंदर भी जो होता हुआ है, जो डेवलपमेंट होता है वो लार्वा पे डिपेंड है। अफजाइश जो होती है इनकी, ये रास्त भी हो सकती है और गैर रास्त, यानी कुछ जानदार इनके अंदर के कुछ ग्रुप ऐसे होंगे जिनके अंदर जो यंग है और जो अडल्ट है वो एक जैसे होंगे, और कुछ जानदार ऐसे है जिसके अंदर यंग और अडल्ट दो अलग अलग स्टेज में होंगे। पहले लार्वल स्टेज होंगे, फिर अडल्ट स्टेज होंगे। तो यहाँ पर दोनों भी तरीके यहाँ पर फॉलो होते हैं डेवलपमेंट के। इनकी मिसालें क्या क्या है? तो इनकी एक मिसाल है बफो, या जिसको कहते हैं टोड। फिर राना, राना मेंढक है, मेंढक की एक किस्म है राना। इस तरह से हाइला, ट्री फ्रॉग, इसी तरह सैलामेंडर्स, ठीक है, और एस्टिमोफिस बगैर नंबर के एम्फीबिया, ये आप देख सकते हैं, आप बल फ्रॉग, न्यूट, टोड और स्पॉटेड सलामेंडर या सलामेंडर। तो इसे डिफरेंट टाइप के बहुत सारे जानदार हैं। इनमें से आपको ये जो मिसालें यहाँ पर नोट डाउन है उन्हीं को याद रखना है आपको। तो ये था एम्फीबिया। नाउ दूसरी जो क्लास है वो है रेप्टेलिया। दूसरी एक और क्लास कौन सी है? रेप्टेलिया। ये जो रेप्टेलिया है, इस क्लास का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें रेंगने या सहारे से चढ़ने वाले जानदार है या सहारे से चलने वाले जानदार है, तो इसकी वजह से इनका नाम क्या बना? रेप्टेलिया। तो यहाँ बहुत बेसिक नाम याद रखना कि जो टेट्रापोड है, टेट्रापोड की ये जो क्लास बनी, ये क्लास इसलिए बनी क्योंकि इस क्लास के अंदर वो सारे जानदारों को रखा गया जो या तो रेंगते हैं या किसी सहारे के जरिए वो चलते हैं। तो अब ये जो लातीनी वर्ड है रैपर, रैपर या रेप्टम, तो रैपर या रेप्टम का मतलब क्या होता है? रेंगना या पेट के बल चलना। इस वजह से इनको कहा जाता है रेप्टेलिया। और उमूमन ये जितने भी जानदार है ये जमीनी होते हैं, और इनके जिस्म की जो खाल होती है उसमें आपको कांटेदार उभार मौजूद होंगे या उभार आपको देखने को मिलेंगे। फिर इनमें एपिडर्मल छिलके मौजूद होते हैं। एपिडर्मल छिलके मतलब इनके ऊपर है ना एक तरह की लेयर चढ़ी होगी, और ये लेयर इनके बॉडी के ऊपर क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है, इनको बचा के रखने का काम करती है। फिर इसी तरह से आप देखेंगे कि इनके जो कान होते हैं, तो कानों का जो बाहरी, इनका जो कानों का बाहरी हिस्सा है वो डायरेक्टली आप ये कहेंगे कि इनके कानों के ऊपर भी बाहरी हिस्सा नहीं होता, बल्कि इनके पास जो टेम्पेनम होती है वो कानों की क्या करती है? नुमाइंदगी करती है। यानी जिस तरह से एम्फीबिया के अंदर एक मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन का काम कानों का काम होता है, यानी वो मेम्ब्रेन जो टेम्पेनम है जो साउंड को या आवाज को रिकॉग्नाइज करने का काम करती है, आवाज को जमा करने का काम करती है, वैसे ही इनके अंदर भी टिम्पेनम होती है, वो टिम्पेनम ये काम करती है। फिर लिम्स, लिम्स की खास बात क्या है कि अगर लिम्स मौजूद होती है
तो दो जोड़ में होती है। यानी अभी हमने क्रोकोडाइल या हम दूसरों को देखेंगे या कॉकरोच वगैरह, टर्टल, इनको देखेंगे आप, टॉर्टॉइस को देखेंगे तो इनके अंदर लिम्ब मौजूद होते हैं, और अगर होते हैं तो दो जोड़ होते हैं और नहीं तो नहीं होते। फिर इनका जो कल्ब होता है वो उमूमन 3 खानों का होता है। 3 खानों का मतलब अगेन क्या होगा कि यहाँ पर 2 ऑरिकल और एक वेंट्रियम, 2 ऑरिकल या एट्रियम और 2 वेंट्रियम या वेंट्रिकल। एक सॉरी दो ऑरिकल और एट्रियम और एक वेंट्रियम। लेकिन कुछ इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है मगरमच्छ। मगरमच्छ का जो कल्ब होता है वो 4 खानों पर मुश्तमिल होता है। तो एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा रेप्टाइल ऐसा है जिसके अंदर 4 खानों वाला दिल होता है या 4 खानों वाला कल्ब होता है। उसका बेसिक एक नाम है मगरमच्छ, जिसको हम आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसको याद रखिए कि रेप्टाइल के अंदर कल्ब उमूमन 3 खानों का होता है, बट मगरमच्छ ऐसा जानदार है या मगरमच्छ ऐसा रेप्टाइल है जिसके अंदर कल्ब 4 खानों का होता है। फिर ये जो रेप्टाइल्स होते हैं ये पोइकिलोथर्मस होते हैं। रेप्टाइल्स कैसे होते हैं? पोइकिलोथर्मस, यानी पोइकिलोथर्मस मतलब अगेन जो मैंने पहले बताया आपको कि सर्द खून वाले जानदार, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। सांप और छिपकली, ये क्या करते हैं? सांप और छिपकली इनकी जो पुरानी खाल होती है या जो इनकी झिल्ली होती है, तो उनको कैंचिली की शक्ल में क्या कर देते हैं? गिरा देते। तो अक्सर आप पढ़ते होंगे कि अपनी झिल्ली को उतार दिया या सांप ने या छिपकली वगैरह ने, तो ये अपनी जो झिल्ली होती है उसको कैंचिली की शक्ल में क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं। फिर दोबारा उस जो लेयर है, वो जो खाल है, वो रीजनरेट होती है, दोबारा नई खाल उनके ऊपर चढ़ती है। तो ये जो अमल है ये इनके जिस्म के अंदर चलता रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसको और डिटेल में हम आगे देखेंगे। बट इतना याद रखिए कि रेप्टाइल के अंदर कुछ रेप्टाइल की अनवा ऐसी है जो अपनी खाल को हमेशा क्या करते रहती है? चेंज करती रहती है, रिमूव करती है, रीजनरेट करती रहती है। फिर इनमें भी जो जीन्स होते हैं वो अलहदा होती है, यानी मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। फिर इनके अंदर, हाँ, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको याद रखना है कि अब एम्फीबिया और रेप्टेलिया में क्या फर्क होता है। तो एम्फीबिया और रेप्टेलिया में एक बड़ा फर्क आ जाता है अमले बारावरी। यहाँ पर जो अमले बारावरी होती है वो अंदरूनी होती है, यानी यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मेल और फीमेल इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, और इस इंटरेक्शन के दौरान मेल अपने स्पर्म को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर रिलीज करेगा। इसलिए इस अमल को अंदरूनी फर्टिलाइजेशन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन या अंदरूनी अमले बारावरी कहा जाता है। फिर ये जानवर ऐसे होते हैं जो अंडे देने वाले जानवर है, और यहाँ पर जो अफजाइश होती है या जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? बराह रास्त होता है, यानी यहाँ पर लार्वल डेवलपमेंट नहीं होता। यहाँ पर जो बच्चा होता है और जो बड़ा होता है वो एक जैसे होते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं। तो ये बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखना है। इसकी मिसालें क्या है? तो इनकी मिसालें हैं केलियन यानी कछुए की है, टिस्टोडो यानी टॉर्टाइज है, कैमेलियन यानी शजरी लिजर्ड है, कालुट्स या गार्डन लिजर्ड है, क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ है, एलिगेटर है, हेमी डिक्टोइलिस है यानी छिपकली है, और फिर कुछ जहरीले सांप है जैसे नाजा, बंगारूस, वाइपर। अब एक बात और याद रखिए कि एग्जाम में रेप्टाइल के ऊपर इन जहरीले सांपों के नाम पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखना। नाजा, बंगारू, वाइपर, ये 3 नाम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको याद रखना है आपको। तो रेप्टाइल्स के अंदर ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और क्लास है यहाँ पर टेट्रापॉड में जिसको कहा था एव्स। एव्स यानी परिंदे। हम अक्सर परिंदों के लिए जो वर्ड हमारे आम जबान में इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं? हम बर्ड्स। लेकिन याद रखिए कि बायोलॉजी में बर्ड्स बोलने के बजाय इनको क्या बोला जाता है? एव्स। एव्स की इम्तियाजी खुसूसियात क्या है या ये अलग क्यों किए गए? क्योंकि इनके पास भी लिम्स है, इनके पास भी पेयर ऑफ लिम्स है, लेकिन इनके अंदर फर्क क्या है? क्यों इनको एम्फीबिया से, रेप्टाइलिया से अलग किया गया? तो एव्स की जो इम्तियाजी खुसूसियात है वो है परों की मौजूद होना या परों की मौजूदगी। और
ये परों की मौजूदगी की वजह से इनको अलग किया गया। कुछ और भी है, वो क्या है कि इनमें चंद परों की वजह से या तो उड़ते हैं या कुछ ऐसे होते हैं जो उड़ नहीं सकते। तो ना उड़ने वाली चिड़ियों या मसलन शुतुरमुर्ग के अलावा ज्यादातर चिड़िया यहाँ क्या हो सकती है, उड़ सकती है। या हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ऐसे परिंदे हैं जिनके पास पर है, लेकिन पर होने का मतलब ये नहीं है कि वो हवा में उड़ेंगे। या हम ये कहेंगे कि इनमें एक एक्सेप्शनल केस है शुतुरमुर्ग का, जो उड़ नहीं सकता, और बाकी के जितने भी है वो क्या कर सकते हैं, आसानी से हवा में उड़ सकते हैं। फिर इनमें अगर माउथ की बात करें तो इनमें माउथ जो होती है वो चोंच की शक्ल में होती है। इनका जो मुंह होता है उस मुंह के ऊपर क्या होती है, चोंच पाई जाती है, इसलिए भी इनको अलग किया गया। फिर इनके अगले जो दो लिम्स हैं, इनके जो अगले दो लिम्स हैं वो तब्दील हो गए, और तब्दील होके वो किस में तब्दील हो गए, पंख में तब्दील हो गए। और पिछली जो लिम्स है उनके ऊपर क्या होंगे, छिलके हो गए, और ये तब्दील होकर क्या बन गए, टांगे बन गई, जिनसे वो आसानी से चलते हैं, फिरते हैं, तैरते हैं और शाखों के ऊपर क्या करते हैं, चढ़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए कि रेप्टेलिया से इनको अलग क्यों किया गया। रेप्टेलिया से अलग इनको इसलिए किया गया क्योंकि इनके पास पर है। फिर इनके पास के जो अगले दो पैर है उनका वो तब्दील होके पर बन गए। पिछले जो दो पैर थे उनके ऊपर छिलके आ गए और उन्होंने पाँव का काम करना शुरू कर दिया। सिर्फ ये पाँव चलने का काम नहीं करते, बल्कि ये तैरने में भी हेल्प करते हैं, शाखों पे चढ़ने में भी हेल्प करते हैं, हत्ता के शिकार करने में भी ये क्या करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। फिर इनकी जो जिल्द होती है वो खुश्क होती है, इनकी जो जिल्द होती है खुश्क होती है और बगैर गुदूद के होते हैं। और कैसी होती है, बगैर गुदूद के होती है। अगर इनके अंदर गुदूद कहाँ कहाँ पर नहीं है या कहाँ पर है, तो बगैर गुदूद के होते हुए इनके सिवाय दुम के हिस्से में, इनका जो दुम का हिस्सा होता है वहां पर क्या होते हैं, रोगनी गुदूद मौजूद होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि ये जो एव्स होते हैं इनके अंदर अभी तक जितने हम प्रॉपर्टीज देख रहे थे वो प्रॉपर्टीज और इनके अंदर की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग अलग है। इसलिए इनको याद रखने में आपको बहुत आसानी होगी कि इनकी जो जिल्द होती है वो एक तो खुश्क होती है और बगैर गुदूद की होती है, और अगर इनके पास गुदूद हो भी तो वो कहाँ पर होता है, दुम के हिस्से में। फिर इनका जो अंदरूनी ढांचा है वो मुकम्मल तौर पे कैसा होता है, हड्डियों के ऊपर बना हुआ होता है। यानी हम इससे पहले भी कुछ जानदार देखे जिनके अंदर कार्टिलेज होती है और कुछ के अंदर हड्डियां होती है, लेकिन इनका जो मुकम्मल जिसमें उसमें हड्डियां होती हैं कुछ जगह पे कड़े। लेकिन ये जो हड्डियां होती है वो अंदर से कैसी होती है, खोखली होती है। खोखली होने की वजह से फायदा ये है कि ये आसानी से क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। फिर इनमें क्या होती है, हवा भरी हुई होती है। यह हड्डियां कैसी होती है, हवा भरी होती है, जिन्हें न्यूमैटिक कहा जाता है। इसको याद रखिए, जिसको क्या कहा जाता है, न्यूमैटिक। ये न्यूमैटिक क्या होता है ये एक और जगह पर हम पढ़ेंगे इसको, न्यूमैटिक। न्यूमैटिक हम पढ़ेंगे एक जगह और, मैं उसको और आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ ये हड्डियां होती है और हड्डियां इनकी कैसी होती है, खोखली होती है, जिसको न्यूमैटिक कहा जाता है। फिर एक और चीज है कि इनके जो हाजमे का जो सिस्टम है या इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी जो नाली है, उस नाली के अंदर दो इजाफी खाने होते हैं। यानी नॉर्मली जब हम एक और चैप्टर पढ़ेंगे जिसके अंदर हम अर्थवर्म पढ़ेंगे, फ्रॉग पढ़ेंगे और उसके बाद बर्ड्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ह्यूमन बॉडी पढ़ेंगे, तो उस वक्त हम ये कंपैरिजन बहुत अच्छे से कर सकेंगे। उस वक्त आप बहुत अच्छे से इस चीज को और समझ सकेंगे कि हाजमे की नालियों के अंदर क्या तब्दीलियां है या ये तब्दीली का फायदा क्या है। बस अब इतना समझ लीजिए कि इससे पहले जितने जानदार थे उनके हाजमे की नालियों में ये दो पार्ट नहीं थे। कौन से दो पार्ट, एक पार्ट है जिसको कहा जाता है क्रॉप, एक पार्ट होता है जिसको कहा जाता है क्रॉप, और दूसरा पार्ट होता है जिसको कहा जाता है गिजार्ड, जिसको क्या कहा जाता है, गिजार्ड। अगर हम बर्ड्स को देखें तो बर्ड्स हमेशा हवा में उड़ते रहती, और उड़ते उड़ते ये क्या करती है, खाने के लिए जमीन को खोदती है, या चलते चलते जो दरख्त है उनको खोदेंगे, या मतलब बेसिकली ये क्या करते हैं, अगर आपने मुर्गी को देखा होगा तो मुर्गी को देखा होगा आपने, वो जमीन खोदती है और उसमें जो चीजें मिलती है वो खा लेती है। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जब वो किसी चीज को इंगल्फ कर रही है, किसी चीज को अपने माउथ में डाल रही है, तो साथ में मिट्टी भी चले जाती है। अब वो जो मिट्टी है उसके बॉडी के अंदर जाके वो स्टोर हो जाना चाहिए और उससे उसको मौत होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके जिस्म के अंदर दो पार्ट है, एक है क्रॉप और एक है गिजार्ड।
ये क्रॉप और गिरजार्ड मिलके क्या करते हैं, वो जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को इतना बारीक पीस देते हैं या उसको भी डाइजेस्ट कर देते हैं, इजीली वो उसके बॉडी से फिर क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो ये क्रॉप और गिजार्ड की जरूरत इनको क्यों पड़ी, क्योंकि इनसे पहले जितने भी जानदार है वो जब खाते हैं या वो जो अपने बॉडी के अंदर कोई चीज को इंगल्फ करते हैं तो वहां पर मिट्टी या कोई सॉलिड चीज के जाने के खदशात कम होते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके पास ये खदशात ज्यादा होते हैं या ये मौके ज्यादा होते हैं या ये मिट्टी खा सकते हैं कुछ मतलब इन्होंने अर्थवर्म को खाया या जमीन पे पड़ी हुई किसी चीज को खाया, साथ में कुछ मिट्टी वगैरह उसको लगी थी वो भी इनके माउथ में चले गई। अब वो जो मिट्टी है उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा, ये क्रॉप और गिसार्ड। इसको और डिटेल में हम आगे देखेंगे। फिर इनका जो कल्ब होता है वो मुकम्मल तौर पर 4 खानों में होता है। मुकम्मल तौर पर 4 खानों में का मतलब ये हो गया कि अब इनके पास क्या होंगे, इनके पास एट्रियम होंगी, तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और इनके पास वेंट्रियम भी होंगी, तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी 2 वेंट्रिकल और 2 एट्रियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने देखा कि 2 खाने होते हैं जिसमें 1 एट्रियम 1 वेंट्रियम होती है। उसके बाद हमने देखा कि 3 खाने होते हैं जिसमें 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल होती है। अब हम देख रहे हैं कि 4 खाने होते हैं, और 4 खानों में खास बात क्या होती है, 4 खानों में खास बात ये होती है कि 2 एट्रियम और 2 वेंट्रियम होती है। इसी तरह से ह्यूमन की बॉडी में भी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि वहां पर भी 4 खाने होते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है। फिर यहाँ पर एक और नया पॉइंट है, वो क्या है कि ये जो जानदार होते हैं ये गर्म खूनी होते हैं। गर्म खूनी का मतलब क्या है, ये एनिमल वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। कैसे होते हैं ये, वार्म ब्लडेड, या इनको कहा जाता है होमियोथर्मस। क्या कहा जाता है, होमियोथर्मिक। क्या कहा जाता है इनको, होमियोथर्मिक। इससे पहले जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको बाकायदा एक्सप्लेन किया कि हमारे पास सर्द खून वाले और गर्म खून वाले, पोइकिलोथर्मिक और होमियोथर्मिक। तो पोइकिलोथर्मिक यानी सर्द खून वालों का प्रॉब्लम उनकी प्रॉपर्टी क्या थी कि उनका जो दर्जे हरारत है वो माहौल के दर्जे हरारत के साथ चेंज होता है, या ये कहेंगे कि माहौल के दर्जे हरारत के साथ वो अपने दर्जे हरारत को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो होमियोथर्मिक होते हैं या होमियोथर्मस होते हैं, होमियोथर्मस जानवर होते हैं, वो अपने जिस्म को दर्जे हरारत को हमेशा क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, या हम आसान लफ्ज में कहेंगे कि एक जैसा रख सकते हैं। जैसे बर्ड्स है, बर्ड्स गर्मी के दिनों में आसमान से उड़ते जा रहा है, सूरज की तपिश उस वक्त आसमान पे बहुत ज्यादा होगी, तो हो सकता है कि इसके जिस्म का जो टेम्परेचर है वो भी तब्दील हो जाए। इन्वायरमेंट में अगर फॉर एग्जांपल टेम्परेचर 54 या 50 चला गया तो इसका जिस्म का टेम्परेचर भी उतना होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके जिस्म का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल जो भी नॉर्मल टेम्परेचर है 37, 30, 25 वो मेंटेन रहता है। तो वो अपने जिस्म के टेम्परेचर को हमेशा क्या करते हैं, कंट्रोल करके रख सकते हैं, एक जैसा करके रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। फिर इनके पास जो निज़ाम अमल तनफ़ुस है, उस निज़ाम अमल तनफ़ुस में क्या होता है कि इस निज़ाम अमल तनफ़ुस के अंदर फेफड़े होते हैं। क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। और इसके साथ क्या होता है, इसके साथ होता है हवा से भरे हुए थैले। ये जो होता है उसके साथ क्या मुंसलिक होता है, हवा से भरे हुए थैले। ये हवा से भरे हुए थैले जो होते हैं ये उसके फेफड़ों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये हवा में उड़ता है। हवा में उड़ने के दौरान में क्या होता है कि इसको इनहेलेशन भी करना होता है ऑक्सीजन को, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर को अपने ये जो फेफड़ों के साथ थैली है, हवा की थैली है, उसमें स्टोर करके रखता है, जिसकी वजह से उसको उड़ने में मदद मिलती है और ऑक्सीजन लेने में भी क्या होती है, मदद मिलती है। तो ये जो इसके पास फेफड़े हैं उनके साथ क्या होते हैं, हवा से भरे हुए या हवा से पुर थैले होते हैं जो फेफड़ों से मुंसलिक होते हैं, जो उसको उड़ने में भी और अमल तनफ़ुस में भी क्या करते हैं, मदद पहुंचाते हैं। फिर इनके पास जो जीन्स होती है वो अलहदा होती है, यानी इनके पास मेल भी अलग होंगे और फीमेल भी अलग होंगे। फिर इनके पास जो अमल बारावरी है वो अंदरूनी होती है। अंदरूनी मतलब यहाँ पर मेल फीमेल का इंटरेक्शन होगा और मेल अपने स्पर्म को फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर रिलीज करेगा, इसलिए इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन या अंदरूनी अमल बारावरी कहते हैं। फिर ये जो जानदार होते हैं ये अंडे देने वाले होते हैं, और इनके पास जो अफजाइश होती है या जो डेवलपमेंट होती है वो कैसी होती है, बराहे रास्त होती है। इसकी बेसिक एग्जांपल क्या है, तो है कोरोस यानी कौवा, कोलंबा मींस कबूतर, सताक्यू मींस सताक्यूला मींस तोता, स्ट्रोथियो यानी ऑस्ट्रोथियो मींस शुतुरमुर्ग, पेवा मींस मोर, एप्टिनोडाइड यानी पेंगुइन, और नियोफ्रॉन यानी गिद्ध।
तो ये अलग अलग जानदार है जिनको आपको याद रखना है, जो इनके पास होते हैं ना। बच्चों, ये क्रॉप और गिजार्ड मैंने बताया था। देखिए, ये क्रॉप है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका, उसमें ये क्रॉप है और ये गिजार्ड है, यानी ये दो एक्स्ट्रा पार्ट उनके जिस्म के अंदर मौजूद है। फिर वही कोलैक का मीन्स यहाँ पर क्या होगा, ये एक ओपनिंग है जो कॉमन है। कॉमन ओपनिंग किसके लिए है? हाजमे के लिए, रेस्वाज और एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। ये एक ही ओपनिंग है जो काम करती है। नाउ एक और क्लास है जिसको हम कहते हैं क्लास मैमेलिया या पिस्तानिये। यहाँ पर अभी तक हम लास्ट क्लास की बात कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो पिस्तानिये है या जो मैमल्स है, तो इनकी खास बात क्या होती है? इनकी खास बात ये होती है कि ये बहुत डाइवर्स है, यानी ये बहुत सारी जगह पर है। और खास बात ये होती है कि इन्होंने बहुत सारे हैबिटाट्स, यानी अलग अलग जगह को, अलग अलग महलात को इन्होंने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, वहां पर वो सरवाइव करते हैं। जैसे कुतुब शुमाली, वो जुनूबी सहरा यानी रेगिस्तानों में, पहाड़ों में, जंगलात में, घास के मैदान में, तारीकी गारों में, कहीं पर भी आपको ये मैमल्स दिखाई देंगे, यानी दुनिया की हर जगह पर आपको मैमल्स दिखाई देंगे। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप को उड़ाने में या पानी में रहने के लिए ढाल लेते हैं। तो इनमें कुछ खास बात ये होती है कि कुछ अपने आप को तब्दील करते हैं, पानी में रहने के एतबार से तब्दील करते हैं, हवा में रहने के एतबार से तब्दील करते हैं। फिर इनकी जो नुमाया खुसूसियात है, इनकी जो नुमाया खुसूसियात है वो दरअसल मादा है। मादा में क्या होता है? इनकी जो मादा होती है उस मादा में पिस्तानी गुदूद होते हैं, और ये जो पिस्तानी गुदूद है, ये इस पिस्तानी गुदूद के जरिए दूध का प्रोडक्शन करता है। तो इनमें क्या होता है कि इनके अंदर जो माँ होती है, वो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है और उसके जरिए उसके ग़िज़ा को, उसकी न्यूट्रिशन को, उसकी तग़ज़िये की रिक्वायरमेंट को मुहैया करती है, कंप्लीट करती है। और इसी ग्लैंड को, इसी गुदूद को कहा जाता है मेमरी ग्लैंड। इनको गुदूद को क्या कहा जाता है? मेमरी ग्लैंड। फिर इनमें दो जोड़े लिम्स के होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं? दो जोड़े लिम्स के होते हैं। ये इन लिम्स को चलने में, दौड़ने में, चढ़ने में, जमीन में बिल बनाने में, तैरने या उड़ने में काम में लाते हैं। फिर इनकी जो जिल्द होती है उस पर बालों की मौजूदगी होती है, और ये बालों की मौजूदगी के जरिए बेसिकली वो क्या करते हैं? हरारत का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। सर्दियों में, गर्मियों में, है ना, ये क्या करेंगे? अपने दर्जे हरारत से अपने जिस्म की क्या करेंगे? इस हिफाजत करेंगे। फिर एक और एक्स्ट्रा चीज है, वो है पिन्ना। पिन्ना मतलब ये जो कान का जो एक्स्ट्रा पार्ट है, जो टिम्पैनम के बाहर है, तो इनके पास क्या होता है? पिन्ना। पिन्ना की शक्ल में इनके पास क्या होता है? दो कान। अभी तक हमने देखा कि क्या होता है? टिम्पैनम। टिम्पैनम का रोल होता था कान का, बट यहाँ पर क्या है? पिन्ना। पिन्ना बाज आपका एक पार्ट है, ये पिन्ना इनके जिस्म के अंदर कान का रोल प्ले कर रहा है। और इस पिन्ना के अंदर, यानी ये पिन्ना बाहर है और कान का अंदर का जो हिस्सा है वो है टिम्पैनम। तो इनके पास इंटरनल ईयर पार्ट क्या है? टिम्पैनम। और एक्सटर्नल ईयर पार्ट वो है पिन्ना, यानी यह वो कहेंगे कान का अंदर का हिस्सा टिम्पैनम और कान के बाहर का हिस्सा पिन्ना। फिर इनके पास क्या होता है? जबड़ों में मुख्तलिफ किस्म के दांत होते हैं, यानी हम देखेंगे शेर के दांत अलग है, बैल के दांत अलग है, इंसान के दांत अलग अलग। तो हर एक के दांत का जो पैटर्न होता है, जो किस्में होती है, वो अलग अलग होती है। फिर इनके अंदर जो कल्ब होता है वो 4 खाने वाला होता है। फिर इनमें जिस्मानी हरकरात को बरकरार रखने की सलाहियत होती है, यानी ये भी कैसे होते हैं? होमियोथर्मस। कैसे होते हैं ये? होमियोथर्मिक या होमियोथर्मस, यानी अपने जिस्म का टेम्परेचर हमेशा एक जैसा रख सकते हैं। 37 तो 37 ही रहेगा। इन्वायरमेंट के अंदर कितना भी टेम्परेचर चेंज हो जाए, इनके बॉडी के जिस्म का टेम्परेचर हमेशा एक जैसा रहेगा। फिर यहाँ जो हमारे तनफ्फुस होता है, यानी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वो फेफड़ों के जरिए होता है। यहाँ पर कोई हवा की नाली नहीं है या कोई नम खाल नहीं है, सिंपल यहाँ पर फेफड़े हैं और फेफड़ों के जरिए वो क्या करेगा? हमारे तनफ्फुस अंजाम देगा। फिर इनके अंदर सिनफे जुदा होती है, यानी मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। फिर इनके अंदर अमल बारावरी जो है वो भी अंदरूनी अमल बारावरी होगी, मीन्स मेल फीमेल के बीच में इंटरेक्शन होगा, और मेल अपने स्पर्म को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में रिलीज करेगा। फिर यह एक चीज और है कि इनके अंदर चंद को छोड़कर ये बच्चे देने वाले हैं। चंद को छोड़कर ये
बच्चे देने वाले, यानी कुछ ऐसे होंगे जो ओवी पेरस होंगे यानी अंडे देने वाले, और उनको छेड़कर मैक्सिमम ऐसे हैं जो क्या करते हैं, बच्चे देने वाले होते हैं। और यहाँ अफजाइश जो होती है वो बराह रास्त होती है, इन डायरेक्ट डेवलपमेंट है, यानी इनका बच्चा और इनका अडल्ट वो आपको दोनों की शक्लें जो है वो सेम दिखाई देंगी, एक जैसी दिखाई देंगी। यहाँ पर मिसालें अगर देखें तो आप देखेंगे कि अंडे देने वाले यहाँ पर मिसालें अलग है, और बच्चे देने वालों की मिसालें यहाँ पर अलग अलग है। तो यहाँ बेसिक चीज आपको जो याद रखना है, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी बड़ी है, और अक्सर ऐसी एग्जाम्पल है जिनको आपने देखा है, आप सुनते हैं, जिनको आप पहचानते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये रहेंगी कि आप क्या करें कि इन एग्जाम्पल्स को लिख ले अपनी नोटबुक में और इनको याद करें। इनमें से वो सारी एग्जाम्पल जिनको आप नहीं पहचानते उनको आप बिल्कुल याद करिए। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा यह होगा कि एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नाउ बच्चों, ये पूरा हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया, या हम ये कहेंगे कि कॉर्ड डेटा ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये चार्ट है। इस चार्ट को आपको याद रखना है। इस चार्ट के अंदर क्या क्या है, तो इस चार्ट के अंदर आप देखेंगे कि इस चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो पहला जो खाना है, यानी ये वाला जो खाना है, शायद मेरी वीडियो की वजह से ये खाना आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये खाने के अंदर ये जितने भी नाम है, ये सारे के सारे नाम किसके हैं, फाइलम के। ये सारे नाम किसके हैं, फाइलम के। फिर ये जो दूसरी चीज ये क्या है, ये तरतीब की सतह है, यानी इनके पास तरतीब किस किस्म की है ना। तो आपको करना क्या है, अब ये पूरा चार्ट मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ इतना समझाऊंगा कि ये चार्ट के अंदर जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। जैसे पॉरीफेरा है, तो पॉरीफेरा के अंदर जो तरतीब है या सतह है वो कौन सी है, खलवी तरतीब है। यहाँ तशाकुल कई सारे हो सकते हैं, यानी कोई स्पेसिफिक शक्ल उनकी नहीं है, या रेडियल या बाइलेटरल नहीं है, बल्कि कई सारी है, यानी हम ये कहेंगे कि ये असिमेट्रिकल है। फिर सीलोम इनके पास गैर मौजूद है या गैर हाजिर है, सिगमेंटेशन गैर हाजिर है, निज़ाम हाजमा गैर हाजिर है, सर्कुलेटरी गैर हाजिर है, निज़ाम तनफुस गैर हाजिर है। तो पॉरीफेरा के अंदर है क्या चीज, तो खलवी तकसीम याद रखना है। सिलेंडरा के अंदर क्या याद रखना है, बाफ्ती, रेडियल। फिर उसके बाद सारे गैर हाजिर और नामुकम्मल। तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट को अगर आप आसानी से याद कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको वक्त देना पड़ेगा, एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, तीसरी मरतबा जब आप पढ़ने लगेंगे तो ये चार्ट आपको याद हो जाएगा। इस चार्ट की खास बात क्या है, इस चार्ट की खास बात यह है कि एनसीईआरटी या नीट एग्जामिनेशन में अक्सर क्वेश्चन इस चार्ट से फ्रेम होते हैं। तो अब पूरे चैप्टर का ये समरी है, इसलिए इसको आपको याद करना है। फिर यहाँ पर कुछ इम्तियाजी खसूसियात है, इन इम्तियाजी खसूसियात को भी आपको याद रखना है, इनको याद करना है, समझना है। तो उम्मीद है ये पूरा चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इसका जवाब भी आपको दूंगा, और कोई डाउट रहा तो इंशाल्लाह वो भी आपको मैं शेयर करूंगा। तब दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।